कीरत की इसी दिसंबर में ही शादी हुई थी। कीरत के पापा सुखबीर से जितना बन पड़ा उन्होंने शादी में उतना दिया, पर कीरत की सास हरजोत तो मानो गाड़ी पर ही अटकी बैठी थी। सुनो जी, जब हमने ससुराल वालों को पहले ही बोल दिया था हमें कोई फालतू की चीजें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 25 लाख की गाड़ी दे दे, पर उनके तो मानो कान पर जूं तक नहीं रहेगी। और अब जसबीर और कीरत दोनों की शादी की पहली लोहड़ी भी है। सारी बिरादरी में उन्होंने फिर से हमारी नाक कटवा दी। तो खुशबीर बहन जी को तो आप जानते ही हो, जब तक चुगली भरी बातों में पूरी तरह नमक मिर्च धूड़ न दे उनकी जीभ पर स्वाद नहीं बैठता। तू कहना क्या चाहती है हरजोत? मैं जसबीर के ससुराल वालों से खुद कैसे कह दूं कि बच्चों की लोहड़ी के फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी वो संभाले? आप भी कमाल करते हो जी। कीरत के पापा से हमने पहले भी कह दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक चमचमाती गाड़ी हमारे दरवाजे खड़ी कर देना। वो अपनी बात से मुकर गए, तो अब लोहड़ी का त्योहार हम ऐसे कैसे जाने दें? रज के मुंह खोल देना है मैंने तो। हाँ, 1 मिनट चुप, सुखबीर जी का फोन आ रहा है। बोल दो। जी नमस्ते सुखबीर जी। वो ऐसा है कि... बोलो आप। रहने दो, तुम्हारी तो जुबान ही नहीं खुल रही। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमने लड़की ली नहीं है, लड़की दी है। नमस्ते भाई साहब, मैं हरजोत बोल रही थी। वो ऐसा है, मेरी कीरत की मम्मी जी से सुबह बात हुई थी। मैंने तो सोच लिया है, हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है तो हम बच्चों की पहली लोहड़ी का फंक्शन बहुत ही धूमधाम से करें। मैंने एक फार्म हाउस पसंद कर लिया है, हमारे 200-300 मेहमान तो आराम से ही हो जाएंगे। भाई साहब, आपको ही सारे इंतजाम करने हैं इस लोहड़ी के फंक्शन के, बस मजा आ जाए, हमारे मेहमान खुश होकर जाएं। जी बहन जी, सब इंतजाम हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कीरत के पापा सुखबीर चुपचाप फोन रख देते हैं। उधर कीरत हरजोत को फोन पर बात करते सुन लेती है। मम्मी जी ने पापा को कह तो दिया कि लोहड़ी के फंक्शन की सारी तैयारियां मेरे पापा करेंगे, पर मुझे पता है पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बड़े फार्म हाउस पर ग्रैंड पार्टी अरेंज कर पाए। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने बहुत कर्जा शादी के वक्त उठाया था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ कीरत, तुम कुछ परेशान हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। कीरत जसबीर से उस वक्त बात को छुपा लेती है, पर कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी से फोन पर बात करती है। मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा पापा जी से, मैंने सब कुछ सुन लिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पापा इतना सब कुछ कैसे करेंगे? 13 जनवरी दूर नहीं, लोहड़ी आने ही वाली है और 15 दिन ही रह गए हैं। तू चिंता मत कर कीरत, तेरे पापा गए हैं, कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो फार्म हाउस तो मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है। बाकी जो सामान रिश्तेदारों को देने के लिए हमें बनवाना है वो भी तुम लिख लो और मम्मी को बता देना। वो अपने आप ही बाजार से पैकिंग वाली गिफ्ट ले लेंगी। मूंगफली, गुड़ की पट्टी, तिल, लड्डू, रेवड़ी देसी घी की हो, और गजक ले लेना गुड़ चीनी और मावे वाली जिसमें ड्राई फ्रूट लगा हो, और फुल्ले। हाँ, ये एक गिफ्ट पैक जाते समय सभी रिश्तेदारों को बांटने के लिए बनवा लेंगे। बाकी लिफाफे जिसमें 2100 का सगन डालकर गिफ्ट पैक के साथ में रख देंगी। वैसे 300 गिफ्ट पैक, चलो 350 कर ही लेंगे। कोई भी रिश्तेदार बिना गिफ्ट पैक के और लिफाफे के जाए तो घर जाकर बातें ही बनाते हैं। मम्मी जी, और कुछ लिखना है? नहीं, और कुछ तो नहीं, बाकी कुछ याद आएगा तो बोल दूंगी। तभी कीरत की ननद मनदीप अपने पति और बच्चों के साथ आ जाती है। कैसे हो मम्मी? मैं ठीक हूँ पुत्र, पर तू अचानक? दीदी पानी। जीजा जी ये पानी लीजिए। ये लो बच्चों, पानी पी लो, आओ मेरे पास। कीरत पर जाए जी, मेरे बच्चों के चेहरे से जैसे खुशी छिन गई है। मम्मी जी, मेरे साथ धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा। पर राजवीर बेटा, हुआ क्या? मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। मम्मी, राजवीर के बड़े भाई साहब ने हमसे धोखा किया, सारा हिसाब अपने हाथ में रखते थे। राजवीर और मुझे तो भैया भाभी दोनों दूर ही रखते थे, और राजवीर का प्रॉपर्टी में हिस्सा जो था वो भी धोखे से अपने नाम कर लिया। भैया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें कह दिया कि काम में घाटा हो गया है, अपना इंतजाम खुद कर लें। ये तो बहुत गलत बात की है उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है? जसबीर और उसके पापा को आने दो, फिर हम बात करते हैं। मम्मी जी, मुझे भैया से कोई बात नहीं करनी, उन्होंने मेरे साथ जो गलत करना था वो कर दिया, अब मुझे उनसे कोई फैसला नहीं करना।
मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भी रहकर 2 वक्त की रोटी कमा कर खिला दूंगा। जसबीर और मोहिंदर को भी सारी बात पता चलती है। कीरत, मनदीप और बच्चों को उनके घर की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती। हर वक्त कीरत, मनदीप, राजवीर और बच्चों की सभी जरूरतों की देखरेख में लगी रहती थी। बस परचाई जी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप हम सबका कितना ख्याल रखती हो। आप बहुत अच्छी हो परचाई जी। सुनिए, वो आप एक बार बता रहे थे कि हमारी पटियाला वाली प्रिंटिंग प्रेस की दुकान काफी समय से बंद पड़ी है। अगर राजवीर जी उस दुकान से... कीरत ने बात तो बहुत पते की है। क्यों जसबीर, यहाँ चंडीगढ़ में तो अपना अच्छा काम चल ही रहा है, और पटियाला में अगर राजवीर प्रिंटिंग प्रेस का काम संभाल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम एक काम करो राजवीर, तुम कल ही जसबीर के साथ पटियाला निकल जाओ। जसबीर और तुम कुछ दिन वहाँ रहकर सारा काम संभाल लो, फिर बच्चे और मनदीप भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। कीरत मनदीप और उसके परिवार की बहुत परवाह कर रही थी। ये देखकर मनदीप बहुत खुश थी। वो हरजोत से बोली, मम्मी, कीरत परजाई जी का दिल कितना बड़ा है। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सचमुच उनके जैसी परजाई पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनको थैंक यू बोलकर आती हूँ मम्मी जी। परजाई जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। बच्चे भी सारा दिन मामा मामी कहते नहीं थकते। थैंक यू भाभी। अरे नहीं दीदी, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, आप मेरी बड़ी बहन हो। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे अपने हो। मैं जरा अभी आई दीदी, आप बैठो। मनदीप कीरत के कमरे में ही बैठी थी, तभी कीरत का फोन बज जाता है। मनदीप फोन को उठाकर हेलो करने ही लगती है, पर पीछे से कीरत की मम्मी बोल पड़ती है, कीरत, अब वो तेरे पापा ने लोहड़ी के फंक्शन के लिए जो फार्म हाउस बुक करना था, उसके लिए कर्जा मिल गया है। एक दुकानदार है जो ब्याज पर पैसे देने के लिए मान गया है। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है पुत्र। और बाकी जो गिफ्ट तूने मुझे बोले थे, वो भी मैंने एक गजक रेवड़ी की दुकान वाला है उससे बोल दिया है। वो पैकिंग बनवा देगा। 300 से 400 पीस उसको मैंने जैसा तूने लिखवाया था बोल दिया है। फिर हम बाद में धीरे धीरे देते रहेंगे उसके पैसे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं देख रही थी तू कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, पर हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। अब तेरा लोहड़ी का बड़ा फंक्शन जैसे हरजोत जी चाहती है वैसे ही होगा। तू कुछ बोल नहीं रही पुत्र। हेलो हेलो। लगता है कट गया। कोई नहीं, हो सकता है बिजी हो, अपने आप कर लेगी। कम से कम उसे तसल्ली तो हो गई। कीरत परजाई जी, आपकी मम्मी जी का फोन था, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आओ मेरे साथ। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे साथ इतना बुरा हुआ, पर मुझे किसने संभाला? कीरत परजाई जी ने। मुझे यहाँ आए 10 दिन हो गए हैं, और इन्होंने बच्चों को बिल्कुल मम्मी के जैसा प्यार दिया है। अभी इन्हें हमारे घर में आए 1 महीना हुआ है, और इस 1 महीने में इन्होंने हम सबको अपना बना लिया। कीरत परजाई तो अपना परिवार छोड़कर आई थी ना मम्मी, फिर आपने उन्हें बेटी की तरह प्यार क्यों नहीं किया? आपने क्यों एक सास की तरह एक बहू से बिना सोचे समझे इतना कुछ मांग लिया? आपको पता भी है, लोहड़ी के फंक्शन के लिए कीरत परजाई जी के पापा इधर उधर से कर्जा ले रहे हैं, ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। अगर लोहड़ी के फंक्शन के लिए आप पैसे दोगे तो भी तो इज्जत आपकी ही बढ़ेगी ना मम्मी। और त्योहार अपनी खुशी के लिए होते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उतना खर्च करो, यही समझदारी है। कीरत, जरा अपने पापा को फोन मिला, मुझे उनसे बात करनी है। नमस्ते भाई साहब, वो फार्म हाउस जसबीर के पापा बता रहे थे बड़ी दूर पड़ जाएगा, ठंड में लोग ना पहुंचे तो फंक्शन का क्या मजा, इसलिए हमने घर पर ही सारा अरेंजमेंट करके गिद्दे शिद्दे पौंडे ने, तुसी सारे भी टाइम नाल पहुंच जाना। गिफ्ट पैक जसबीर के पापा बता रहे थे, उनके फ्रेंड के बेटे ने गजक रेवड़ी की नई दुकान खोली है, वो अच्छी और बढ़िया बना देगा। बाकी सगन के लिफाफे बड़ी बहन जी कह रहे थे, बस कीरत और जसबीर का जरूरी है, और सबके नहीं होते। जी ठीक है बहन जी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। फोन रखकर हरजोत कीरत और मनदीप दोनों को गले लगा लेती है। सब मिलकर धूमधाम से कीरत और जसबीर की शादी की पहली लोहड़ी के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाते हैं और खुशियों का स्वागत करते हैं। अरे जानकी, ये ऊपर वाली अटैची खोल जरा, दिखा ये वाला स्वेटर। हाँ दिखा।
कितने गरम कपड़े तो पड़े हुए हैं। इस कोमल महारानी को भी नया स्वेटर खरीदना है। अभी 4-5 स्वेटर निकाल दूंगी। मोहन को सुबह बोल रही थी नया स्वेटर लेना है। नया स्वेटर ले दें? यहाँ कोई पेड़ थोड़ी लगे हैं पैसों के। दे वो वाला दिखा। अम्मा जी, ये स्वेटर तो चूहे पूरा काट गए, जगह जगह से छेद हो रहे हैं। फेंक दूं क्या, या पोछा लगाने में इस्तेमाल हो जाएगा? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये स्वेटर अभी 2 साल और चलेगा। बड़ी आई फेंकने वाली। ला इधर दे और दिखा। अम्मा जी ये देखो, ये तो किसी बच्चे का कार्डिगन दिखाई पड़ता है। बहुत छोटा है ये तो। बच्ची का नहीं है, ये मेरे ब्याह का कार्डिगन है। तब मैं बिल्कुल पतली पतंग जैसी थी। ये वाला ठीक है। ये तो कोमल बहू को आराम से आ जाएगा। उसे ही दे देती हूँ। कोमल जरा इधर आ। क्या हुआ अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? इतनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी, तू थी कहाँ? अच्छा सुन, ये ले, तू मुझे स्वेटर कह रही थी ना, ये मेरी शादी का स्वेटर है। तू पहन ले, तेरे काम आ जाएगा। पर अम्मा जी ये तो बहुत छोटा है, मुझे पूरा भी नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं एक नया स्वेटर खरीद लूं। मेरे पास जो 2 स्वेटर थे वो बहुत पुराने हो गए हैं। पुराने हो गए हैं? 2 साल तेरे ब्याह को हुए हैं। 2 साल में 2 स्वेटर खरीद कर दे चुकी हूँ। एक तेरी शादी में और एक पिछले साल। और अपनी माँ के घर से तो तू जैसे बड़ी मोटी रजाइयां और गरम शॉलें लाई थी। ऐसे बातें कर रही है। चुपचाप ये पहन ले। वैसे भी सर्दी कुछ दिनों की ही होती है, अभी गर्मी पड़ जाएगी, फिर बेकार हो जाएंगे नए स्वेटर। बेचारी कोमल, उसकी सास मनोरमा महाकंजूस थी। ये बात हर कोई जानता था। सचमुच भाभी, अम्मा जी जैसा महाकंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। तू जा देख, अम्मा जी आवाज लगा रही हैं। जानकी, ये गुड़ की थैली यहाँ किसने फेंकी? अम्मा जी ये गुड़ खराब है, इसमें मक्खी लिपटी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा इसे फेंक देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू ये गुड़ फेंक रही थी, वो भी मेरे से पूछे बिना? अम्मा जी मैंने कोमल भाभी से पूछ कर ही फेंका था। कोमल बहू इधर आ जरा। ये गुड़ तू अपने मायके से लाई है जो तूने जानकी को इसे फेंकने के लिए बोला? अम्मा जी इस गुड़ पर मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी, इसलिए जानकी को बोला कि ये गुड़ किसी को खाने के बाद नुकसान न दे, इसलिए इसे फेंक दे। बस ये जरा सी मक्खी चिपकी हुई है तो ये गुड़ बेकार हो गया। ये ले, मैंने हटा दी। अब कहाँ से खराब है ये? अभी तो ये गुड़ पूरी सर्दी खाया जाएगा। मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, पैसे बचाती हूँ। जा ये गुड़ ले जा, डिब्बे में रख दे। अरे क्या हुआ मनोरमा, है क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है? अच्छा ये लो, ये साग लाया हूँ, कटवा कर ही ले आया, और ये मक्के का आटा भी। रात में ऐसे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाओ कि मजा आ जाए। देसी घी का तड़का लगा लेना। कोमल बहू ये क्या कर रही हो? अम्मा जी साग में देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। बाबूजी कह रहे थे ना कि साग में देसी घी डाल देना। अच्छा, देसी घी के तो मानो तेरे माँ बाप ने डिब्बे भर कर भेजे हैं, तभी तू कढ़ाई में कड़छी भर भर के डाल रही है। ये ले, 1 चम्मच खुशबू के लिए ऊपर से डाल देना। रिफाइंड तेल का तड़का लगा, वो भी 2 चम्मच बहुत है। अम्मा इतनी कंजूसी क्यों करती हो? बाबूजी को देसी घी का मन है तो डाल दो। अच्छा मैं सोच रहा था मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया, क्यों ना नया गीजर लगा लूं। अरे कोई सस्ता सा लगवा ले, वैसे भी ठंड इतनी कहाँ पड़ती है। हम लोग तो ताजे पानी से ही नहाते हैं। मेरी जानकारी में एक दुकान है जो सस्ते दामों पर गीजर दे देगा। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और बिजली वाले को भी बोल दूंगा गीजर लगा जाए। मोहन मनोरमा को नया गीजर खरीदने के लिए पैसे दे जाता है। अगली सुबह। ये क्या कर रही है कोमल बहू? अम्मा जी गैस पर पतीले में पानी गर्म कर रही हूँ। बहुत दिनों से सिर नहीं धोया, ठंडा पानी होता है तो इसलिए सोचा थोड़ा गर्म पानी करके सिर धो लेती हूँ। जरा सा सिर धोने के लिए तू पूरा सिलेंडर खत्म कर देगी। मैं भी तो ठंडे पानी से धोती हूँ, मैंने तो आज तक गर्म पानी से सिर नहीं धोया। जाकर चुपचाप ठंडे पानी से धो ले, कोई जरूरत नहीं है इतनी गैस फूकने की। अपनी माँ के घर तो टोटी के पानी से भी नहा लेती होगी, यहाँ इस मैडम को गर्म पानी से सिर धोना है। एक तो कल जाकर मैं गीजर ले आऊं, ये तो सारी गैस फूंक देगी। कोमल ने ठंडे पानी से सिर धोया तो उसे ठंड लग गई, जिसकी वजह से बुखार हो गया, इसलिए वो डॉक्टर से दवाई लेने चली गई। कोमल कहाँ से आ रही हो? अम्मा जी थोड़ा बुखार था, इसलिए दवाई लेने गई थी।
जरा से बुखार के लिए तू डॉक्टर से दवाई लेने चली गई। 1 कप काढ़ा बनाकर पीती तो मिनटों में सही हो जाती। पता नहीं आजकल तुम लोगों ने नाजुक शरीर बना लिए हैं, फालतू के पैसे डॉक्टर को देती फिरती हो। अम्मा, मैंने तुम्हें बोला था ना गीजर लगवाने के लिए। मुझे तुम खरीद कर लाने नहीं देती और ना ही खुद जा रही हो। अगर गीजर लगा होता तो कम से कम ठंडे पानी से नहाकर कोमल की तबीयत तो ना खराब होती। ठीक है, मैं आज ही नया गीजर खरीद लाऊंगी और बिजली वाले को बुलाकर लगवा दूंगी। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। मैं तो बचत करने की सोचती हूँ, तुम लोग उल्टा मतलब ले लेते हो। मनोरमा गीजर खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। भैया कोई सस्ता सा गीजर दिखाना, ज्यादा पैसों वाला नहीं, कम बजट का मिल जाए। मैडम, अगर आपको कम बजट का ही गीजर चाहिए ना तो एक काम करो, आप सेकंड हैंड गीजर ले लो, वो आपके लिए सही रहेगा। हमारे पास कुछ माल आते हैं ऐसे जो डिफेक्टेड होते हैं, वो हम सस्ते दामों पर दे देते हैं। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस कंपनी रिजेक्ट कर देती है, इसलिए हम उसे सस्ता निकाल देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें भी तो सर्दी में ही जरूरत पड़ती है, सेकंड हैंड ही दे दो, मेरे बजट में रहेगा। ये गीजर तो बहुत बढ़िया रहा, बड़े सस्ते दामों पर मिल गया। अब ये पैसे चुपचाप रख लेती हूँ, किसी को बताऊंगी नहीं कि मैंने ये सेकंड हैंड गीजर खरीदा है। बिजली वाले को बोलती जाती हूँ, लगा जाएगा। अम्मा जी, गीजर लगा दिया है। ये ले 20 रुपए। अम्मा जी, गीजर की फिटिंग के बस 20 रुपए है? मेरे 250 रुपए बनते हैं अम्मा जी। 250 रुपए किस बात के? जरा सा गीजर ही तो लगाया है, 20 रुपए पकड़ और जा। कितनी कंजूस है ये, है? क्या बहस करूं इससे, मानने वाली तो है नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं भी। आज के बाद बिजली का कोई काम नहीं करने आऊंगा इसके घर में। बिजली वाला गीजर लगाकर चला जाता है। अम्मा, ये तो तुम बहुत सस्ता गीजर ले आई हो, ठीक तो है ना? पूछ लिया था दुकानदार से? हाँ हाँ, मैंने पूछ लिया था, बहुत बढ़िया कंपनी का मिल गया। अगले दिन जब कोमल नहाने जाने लगती है, अम्मा जी मैं नहा कर आती हूँ, थोड़ी देर ही गीजर चलाना, कहीं ऐसा ना हो सारी बिजली ये गीजर ही खा जाए। अपने मायके में तो तूने गीजर का नाम तक नहीं सुना होगा, और हमारे घर में तेरे लिए नए नए गीजर लगवाए जा रहे हैं। कोमल नहाने चली जाती है। कुछ समय बाद, ये नहा रही है या अंदर बाथरूम में सो गई है? इतनी देर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। अरे क्या मन ही मन बातें बुन रही हो? पिछले आधे घंटे से कोमल बहू गीजर चलाकर नहा रही है, कितनी बिजली फूंक दी होगी। क्या कोमल अभी तक नहा कर नहीं आई? कोमल, क्या हुआ? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। कोमल, कोमल, बाबूजी, कोमल की आवाज नहीं आ रही, लगता है कोई गड़बड़ है, मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। किसी तरह मोहन बाथरूम के दरवाजे की कुंडी तोड़ देता है और अंदर जाता है। कोमल बाथरूम में बेहोश गिरी हुई होती है। कोमल, अरे ये बेहोश कैसे हुई? हे भगवान, इसे क्या हो गया? मोहन कोमल को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर कोमल को आईसीयू में भर्ती करते हैं। कुछ देर बाद, देखिए टेस्ट रिपोर्ट सारी ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये चक्कर आना और बेहोश होना बाथरूम में गीजर की वजह से हो सकता है। मैंने गीजर जैसे ही चलाया, उसमें से धुआं निकला और मैं बेहोश होकर चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। कोमल को छुट्टी मिल जाती है। मोहन घर आकर अपनी माँ मनोरमा पर बहुत गुस्सा होता है। अम्मा, तुमने सेकंड हैंड गीजर खरीदा, मैंने तुम्हें नए गीजर के पैसे दिए थे, फिर क्यों? मनोरमा, आज तुम्हारी वजह से बहू को कुछ हो जाता तो? कितनी बार कहा है, कंजूसी हद तक ठीक रहती है, पर तुम कहाँ मानने वाली हो। मुझसे भूल हो गई, दुकानदार ने बोला गीजर अच्छा है, ले जाओ। और अम्मा तुम सस्ते के चक्कर में उठा लाई। गलती तो हुई है मेरे से, मैं दुकानदार की बातों में आ गई, उसने मुझे खराब गीजर दे दिया। कोमल बहू, आज सचमुच मेरी कंजूसी की वजह से तुम्हारी जान पर बनाई। कोई बात नहीं अम्मा जी, गलती तो दुकानदार की है, उसने आपको खराब गीजर दिया, आप यूं माफी मत मांगिए। मोहन बेटा, ये ले पैसे और इस घटिया गीजर को उतार कर आज ही बढ़िया कंपनी का एक गीजर मेरी बहू के बाथरूम में फिट करवा दे। ये हुई ना समझदारी की बात। अब तुम्हें समझ आया मनोरमा, कंजूसी हर जगह नहीं, किसी किसी जगह सही होती है। कोमल, तुम आज ही मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हें नए स्वेटर और कुछ गर्म कपड़े खरीद कर दूंगी। मेरी बहू से बढ़कर मेरे लिए कुछ कीमती नहीं।